वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है 21 जनवरी 2026। लास्ट जो वीडियो आई थी वो 13 जनवरी को आई थी, जिसमें 12 तक के जनवरी तक के जो मेजर न्यूज़ थे उसको कवर किया गया था। उसके बाद एक लंबा सा गैप आ गया था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये जो आज का जो वीडियो है इसमें देखो 20 तक का तो न्यूज़ है, लेकिन क्योंकि बीच में बहुत लंबा गैप हो गया ना, तो उस गैप को कवर करने के लिए आज के वीडियो में भी 13 ऑनवर्ड्स न्यूज़ इसमें शामिल किए गए हैं। एक दो और वीडियो जो आएगी उसमें वो जो बैकलॉग है न्यूज़ का उसको भी कवर कर लिया जाएगा। इससे ना कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कोई न्यूज़ मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखना, इसमें आपका कोई न्यूज़ मिस नहीं होगा। हमेशा की तरह हम लोग शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। आप जानते हो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। पहली बार इसको मनाया गया था 1949 को। तो और क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है, एनुअल सेलिब्रेशन है, इसलिए 2026 का जो था ना, ये कौन सा एडिशन था? 78th एडिशन था इंडियन आर्मी डे का। यहाँ पे 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे? देखो, जो इंडियन आर्मी था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर वो कन्वर्ट हो गया इनटू ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन आर्मी का जो हेड होता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो हमेशा एक अंग्रेज हुआ करता था। 15 जनवरी को 1949 को पहली बार एक इंडियन फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, इन्होंने पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पोस्ट संभाला। क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहली बार कोई एक इंडियन आर्मी का हेड बना था, इसीलिए 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। ये तो क्लियर हो गया। बैकग्राउंड क्या है? दूसरा, आर्मी डे में क्या होता है? परेड होता है, आर्मी अपना फिर वेपन्स वगैरह डिस्प्ले करता है। और ये हमेशा कहाँ होता था? दिल्ली में हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में डिसाइड किया कि जो इंडियन आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे है ना, इसको दिल्ली से बाहर ले जाओ। भारत के अलग अलग शहरों में ये होना चाहिए, ताकि लोग और ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट कर सके इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ। 2023 में पहली बार दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड हुआ था। 2023 में ये जो परेड हुआ था ना, ये आपका हुआ था फर्स्ट बेंगलुरु में, कर्नाटका में। 2024 में जो इंडियन आर्मी डे था वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में जो आर्मी डे था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका मतलब 4th टाइम, चौथी बार हो गया ना, जो न्यू दिल्ली से बाहर आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। ये तो याद रहेगा। अब देखो, जो जयपुर वाला हुआ था ना, उसमें एक खास बात और थी। खास बात ये थी कि पहली बार जो परेड थी वो ना आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया से बाहर किया गया था। कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो छावनी होता है ना, जहाँ पे आर्मी वाले सब रहते वगैरह हैं। ठीक है, तो पहली बार जयपुर में कैंटोनमेंट एरिया के बाहर परेड हेल्ड किया गया था। ये ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा, इंडियन आर्मी डे। इसी तरह जो दूसरा हमारे काम का जो न्यूज़ है, मतलब इम्पोर्टेंट डेज है, वो है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे जो है ना, वो मनाया जाता है कब? 14 जनवरी को। ठीक है, इसका मतलब आर्मी डे से एक दिन पहले होता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। वेटरन्स डे का मतलब होता है ना, जो आर्मी के पर्सनल रिटायर हो गए, उनके सम्मान में, उनके याद में ये डे मनाया जाता है। 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे? जैसे पिछले वाले न्यूज़ में देखा था, 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा पहले इंडियन बने जिन्होंने इंडियन आर्मी का चीफ का पोस्ट संभाला। जनरल करियप्पा या फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 14 जनवरी 1953 को रिटायर हो गए थे। तो देखो, जिस दिन उन्होंने पद संभाला वो हो गया आर्मी डे। जिस दिन वो रिटायर हुए 14 फरवरी 1953 को, इसलिए 14 जनवरी को मनाया जाता है भारत में आर्म फोर्सेस वेटरन डे।
और फर्स्ट टाइम इसको कब सेलिब्रेट किया गया था? 2016 में, यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे स्टार्ट किया गया। तो 16 से ये स्टार्ट हुआ, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 11 था आपका इन 2026। ये क्लियर है? ये न्यूज़ भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट MBZ। ये भारत आए थे, मुश्किल से गए थे 2 या 3 घंटे के लिए भारत आए थे। ठीक है, इनको रिसीव करने के लिए खुद गए थे पालम एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आपको याद होगा जब SCO की मीटिंग हुई थी चाइना में, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन कार में बैठे थे, वो बहुत फेमस हुआ था आपका फ़ोटो। उसके बाद से तो कार वाला बहुत फेमस होना शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी मिले आपके UAE के प्रेसिडेंट के साथ, और बहुत 2-3 घंटे की ही जर्नी थी इनकी, लेकिन बहुत सारे इसमें समझौते हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे काम का क्या। पहला जो काम का चीज़ याद रखना है, वो याद रखना है ये व्यक्ति का नाम क्या था जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब अमीरात के। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब अमीरात के। इसमें लगभग 12 एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है ना, ये हम करना चाहते हैं। ठीक है, ये हुआ था। तो लेटर ऑफ इंटेंट देखो, पहले देख लेते क्या क्या है। दोनों देश सहमत हो गए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। इसका मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया डिफेंस में अब अपना पार्टनरशिप और भी मजबूत करेंगे। इसका पूरा डिटेल क्या है ये अभी बाहर नहीं आया है। ठीक है, दूसरा जो अदानी ग्रुप है वो गुजरात के जो धोलेरा रीजन है वहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलप कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो एग्री कर गया है कि वो यहाँ पे इसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, यहाँ पे एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाने में हेल्प करेगा, एक नया पोर्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे MRO होता है ना, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ द एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट, उसके लिए भी यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, फिर इन स्पेस क्या होता है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इसने एग्रीमेंट साइन किया है UAE के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस इंडस्ट्री एंड कमर्शियल कोलैबोरेशन। देखो ऐसे थोड़ा याद रखना, जब भी हम लोग स्पेस की बात करते हैं भारत में तो हमारे सामने नाम आता है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। इसरो पहले सारा काम खुद करता था, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना, और फिर विदेश से कोई अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहता था तो फिर उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी इसका काम होता था। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसरो के फंक्शनिंग में ना मैसिव चेंजेस किया है। इसरो को बोलते हैं गवर्नमेंट अब आप प्योर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाओ जो स्पेस में रिसर्च करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को भी खोल दिया है स्पेस के लिए, यानी कि स्पेस सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर अलाउड है। तो फिर इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में लियाज़ों, यानी कि दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट का काम कौन करेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये लिंक है इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इन स्पेस जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद आप जानते हो ये कहाँ पे है? गुजरात में। अब देखो, क्योंकि इसरो और दूसरों के बीच में कोलैबोरेशन की जब भी बात होगी तो बीच में पड़ेगा इन स्पेस, इसीलिए देखो यहाँ पे इसरो का नाम नहीं आया है, यहाँ पे इन स्पेस का नाम आया है। और वो कोलैबोरेट करेगा किसके साथ? UAE के साथ। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और भी याद रखना, इसरो का जो मार्केटिंग का काम होता है वो ना NSIL करता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो मार्केटिंग का काम करेगा NSIL, और प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच का जो लिंक है ना वो काम करता है इन स्पेस। दूसरा HPCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसका नाम होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने एडनॉक गैस,
ये अबू धाबी नेचुरल ऑयल एंड गैस कंपनी है ना। एडनॉस गैस के साथ एक 10 इयर्स का एग्रीमेंट किया है, जो स्टार्ट कब हो रहा है 2028 में। इसमें क्या होगा 2028 ऑनवर्ड्स अगले 10 साल तक एडनॉस गैस HPCL को हर साल 0.5 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ LNG सप्लाई करेगा। LNG क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको हमारे देश में ना रसोई गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर खाना बनाने का काम किया जाता है। तो वो LNG का यूज़ करेगा, ठीक है, सप्लाई करेगा। दूसरा, एक MOU भी साइन हुआ था, इसमें अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसने UAE के मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि भारत से जो फूड सेक्टर का एक्सपोर्ट होगा, है ना, उसमें इसमें हेल्प मिलेगा। यानी कि स्टैंडर्ड सैनिटेशन वगैरह वगैरह जो होता है ना, उस पर दोनों कोलैबोरेट करेंगे, ताकि फूड सेक्टर में इंडिया का जो फूड है वो आराम से एक्सपोर्ट हो जाए। कहाँ पे? UAE में, ठीक है। तो इसके अलावा और भी अनाउंसमेंट्स किए गए थे। दोनों ने टारगेट रखा है कि जो इंडिया और UAE के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा $200 बिलियन बाय 2032। याद रखना, इंडिया UAE ने साइन कर रखा है सीपा। सीपा होता है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। ये इंडिया और UAE ने साइन कर रखा है। इंडिया UAE का ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। अब टारगेट क्या सेट किया है 2032 तक, इसको बढ़ा के कितना करना है? $20 बिलियन का टारगेट रख दिया है ट्रेड का। फिर CDAC इंडिया, है ना। CDAC इंडिया क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसने UAE की एक कंपनी है G42, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और दोनों डेवलप करेंगे सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इन इंडिया। CDAC को राजीव गांधी के समय स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मेन मकसद था ना भारत में सुपर कंप्यूटर को डेवलप करना। तो CDAC इंडिया और G42 कंपनी दोनों मिलकर भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर सेटअप करेंगे, ठीक है। फिर दोनों कोऑपरेट करेंगे इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डेवलपमेंट में, न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट में दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। वहाँ की एक कंपनी है, बैंक है, सॉरी, कहाँ की? अबू धाबी की या UAE की। उसका नाम है फर्स्ट अबू धाबी बैंक। ये अपना एक ब्रांच खोलेगा गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट का होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, ठीक है। ये गांधीनगर के पास है ना। और ये इंडिया का पहला IFSC है। IFSC होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। ये भारत का पहला और अभी तक का एकमात्र ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है। तो फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो है वो अपना एक ब्रांच खोलेगा, कहाँ पे? गिफ्ट में खोलेगा, ठीक है। एक तो ये याद रखिएगा। फिर UAE की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने इसका जैसे ICC का कोई भी मैच होगा ना, देखना उसमें स्पॉन्सर होता है DP वर्ल्ड, है ना। तो DP वर्ल्ड एक पोर्ट है, उसकी पोर्ट कंपनी है। वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा गिफ्ट सिटी में, ठीक है, जिसमें वो शिप्स का लीजिंग वगैरह का काम करेगा। फिर दोनों देश एक्सप्लोर कर रहे पॉसिबिलिटी का सेटिंग अप ऑफ डिजिटल एम्बेसीज। फिर एक इंडिया हाउस सेटअप होगा अबू धाबी में, जो भारत के कल्चर, आर्ट, हेरिटेज वगैरह को प्रदर्शित करेगा। और फिर दोनों कंट्री सहमत हो गए प्रमोशन ऑफ यूथ एक्सचेंज। इसका मतलब देखो, कुल मिलाकर 12 इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं। हमारे काम का क्या रहेगा? स्ट्रेटेजिक वाला, डिफेंस वाला, धुलेरा वाला, ठीक है। बैंक वाले हो तो फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो है वो गिफ्ट सिटी में अपना ओपन करेगा, वो याद रखना। और इंडिया हाउस सेटअप होगा कहाँ पे? अबू धाबी में। ये हमारे काम का है, थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। अब देखो, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कर लो UAE के बारे में। ये देखो मैप है, ये देखो पर्शियन गल्फ है। UAE इसका एक नेबर है सऊदी अरेबिया। पहले UAE सऊदी अरेबिया का बहुत पड़ता था, लेकिन यमन में दोनों देशों के बीच में जो
प्रॉब्लम है ना, उसने उसको उजागर कर दिया। वो छोड़ो, अभी हम लोग उसमें बात नहीं कर रहे हैं। यूएई का फुल फॉर्म पता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। अमीरात है ना, जैसे अमीरात का मतलब क्या है समझ जाओ। हमारे देश में जैसे रजवाड़े हुआ करते थे पहले, वही अरब देश में अमीर बोलते हैं राजा को, उसी से बन गया रजवाड़े। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राजा से रजवाड़े, वहाँ से अमीर से बन गया अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात जो हमें आज दिख रहा है, ये बना था आपका 2 दिसंबर 1971 को। इसमें आज जो है ना 7 अमीराट्स थे। तो 1978 में जब ये बना था ना, उस समय 6 थे, ठीक है। फिर बाद में 7वां इसमें शामिल हुआ था। इसके अमीरात कौन कौन से हैं? अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजरा, रास अल खमाया, शारजा एंड अल कुवैन। ठीक है, देखो ये 7 अमीरात का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे ना, उन्होंने अमीरात के नाम पूछे हैं कि यूएई के कौन कौन से अमीरात हैं, कौन कौन से नहीं हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना अमीरात के बारे में, ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा, जब भी यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं ना कैपिटल की, हमारे सामने आ जाता है दुबई। अबू धाबी कैपिटल है यूएई का, दुबई नहीं है, याद रखना। यूएई फेमस है अपने ऑयल्स के लिए, दुबई में एक बूंद तेल नहीं मिलता, हमेशा याद रखना। यूएई का लगभग 80% तेल जो है ना अबू धाबी के पास है, इसलिए सबसे पावरफुल जो है अबू धाबी ही है। और इसके करेंसी का नाम क्या है? इमराती दिरहम, ये याद रखना। 7 जो अमीरात है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना उसका नाम याद रखने का, ठीक है। फिर आज का जो न्यूज़ था, आज 20th है ना, नितिन नवीन जो है वो बीजेपी के यूनानिमसली इलेक्टेड हो गए 12th प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, और आज उनकी शपथ भी हो गई, ठीक है। काम का देखो क्या याद रखना है, ये बीजेपी के अभी तक के सबसे यंगेस्ट है। इनका एज कितना है? 45 ईयर्स है इनका एज। ये यंगेस्ट है पर्सन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं, और 12th हैं, याद रखना। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा भी कहते थे ना। जेपी नड्डा देखो हिमाचल प्रदेश के हैं, और नितिन नवीन कौन है? ये बिहार के हैं, ये एमएलए हैं, और बिहार में ना बांकीपुर है पटना के में, वहाँ से ये इलेक्ट होकर बिहार असेंबली आए हैं। बीजेपी देखो कब बना था? बीजेपी बना था 1980 में। पहले जो था ना, बीजेपी का पहले नाम हुआ करता था जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी, ठीक है। बाद में आप जानते हो 77 में इलेक्शन हुआ था, 75 में इंदिरा गांधी ने लगा दिया था इमरजेंसी, अपोजिशन के सारे लीडर्स को उन्होंने जेल में ठूस दिया था। 77 में आपका इलेक्शन हुआ, सारे अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए और जनता पार्टी बनी। जनसंघ भी जनता पार्टी के साथ मर्ज कर गया। फिर जनता पार्टी चली नहीं, झगड़ा होता था उसमें। बाद में जनता पार्टी कोलैप्स कर गई, फिर जनसंघ बनी। फिर जनसंघ ने डिसाइड किया, अपना नाम चेंज किया, और उसने बना लिया भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको आज हम लोग देख रहे हैं ना, ये 1980 में बना था। तो 1980 से अपना हिस्ट्री देखता है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ना, वो पहले प्रेसिडेंट जनता पार्टी बीजेपी के वो देखो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ठीक है। तो उस तरह से अगर सीक्वेंस में देखेंगे ना, तो 12% जो प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के, वो नितिन नवीन है। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जो अभी मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक्स पे नोटिफाई कर दिया है, राजस्थान का जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको घोषित कर दिया एज इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली पर्यावरण से एक सेंसिटिव जोन के रूप में उसको अनाउंस किया है, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका जो बाउंड्री है, उसके बाउंड्री से 1 किलोमीटर तक, अप टू 1 किलोमीटर है ना, वो जो एरिया है उसको घोषित कर दिया गया है इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परमिसिबल होगा, जैसे खेती वेती लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा जो एक्टिविटी होगा ना जिससे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हार्म हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, उस पर बैन कर दिया गया है। ये प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होगा
जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होता है या नेशनल पार्क्स होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगा, उसके आसपास का एरिया इको या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो अधिकार होता है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि कुंभलगढ़ के बारे में आ गई बात, तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कर लो। ये जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये फैला हुआ है 610.5 स्क्वायर किलोमीटर पे, और ये राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। अधिकतर तो देखो राजसमंद एरिया में ही है, लेकिन कुछ इसका जो एरिया है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही और पाली डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। इसका मतलब ये 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेता है, राजसमंद, उदयपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट्स। अरावली का जो 4 रेंज है या हिल या माउंटेन रेंज है, उसको भी ये कवर करता है। एक तो हो गया कुंभलगढ़ रेंज, एक हो गया सहीदी रेंज, एक हो गया दसूरी रेंज और दूसरा हो गया बुखाड़ा रेंज। ये 4 रेंज जो है ना, वो आता है किसके अंदर? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। सिंपल एग्जाम रहेगा तो पूछ लेगा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में है? राजस्थान। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएगा ना तो फिर वो ये पूछना शुरू कर देगा कितने किलोमीटर तक का एरिया जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो बाउंड्री से 1 किलोमीटर तक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स होगा तो राजसमंद, उदयपुर और पाली। अरावली रेंज पूछेगा तो 4 रेंज, ये 4 आपके हो जाएंगे ये। ठीक है, आप जानते हो जो 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है, ये 21 यानी कि कल जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो कल इसका लास्ट डेट होगा। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ कैपिटल है किसका? उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब जो लखनऊ में जो विधानसभा है ना, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो है 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, 19 से 21 तक जनवरी तक चलेगा। इसका एग्ज़ाम के हिसाब से इसका इनाग्रेशन किसने किया है? इसको इनाग्रेट किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया। 21 है ना। तो फिर जब इसका समापन समारोह होगा, उसको वैलिडेटरी एड्रेस बोलते हैं, तो वहाँ पे समापन समारोह कौन देगा भाषण? वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला देंगे। याद ये रखना, जो चीफ गेस्ट है वो लोकसभा के स्पीकर ही थे। ठीक है, लेकिन इनाग्रेशन किया किसने? आनंदीबेन पटेल ने। इसका मतलब इसका समापन जो होगा, वैलिडेटरी एड्रेस जो होगा, वो कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब करेंगे। इसमें देखो पार्टिसिपेट कौन करता है? इसमें देखो पार्टिसिपेट करने वाले कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 28 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज एंड 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हुआ, भारत में 28 स्टेट्स है। हर स्टेट में आपका होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसको कहते हैं विधानसभा। भारत में 3 यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी कौन है जिनका अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है? एक है आपका दिल्ली, फिर दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा जो है ना वो आपका पुडुचेरी। तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 3 हो गए, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। उसके भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो आपके आए हुए हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हिंदी में पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। जैसे आप देखते हो ना लोकसभा में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। इसी तरह जितने सारे लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, विधानसभा होते हैं, सबके स्पीकर होते हैं। 3 यूनियन टेरिटरी हो गए, दिल्ली, JNK और पुडुचेरी, इसके भी असेंबली के स्पीकर इसमें आए थे। भारत में 6 स्टेट ऐसे हैं ना जहाँ पे असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ना हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। तो ये स्टेट कौन कौन है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है? एक तो आपका हो गया बिहार, दूसरा बगल में इसका कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर इधर चले आओ महाराष्ट्र, ठीक है, फिर हो गया कर्नाटका। उसके बाद देखो आंध्रा में हुआ करता था आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फिर आंध्रा 2 पार्ट में बट गया, एक हो गया आंध्र प्रदेश और एक हो गया तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
और तेलंगाना में भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका मतलब बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना, ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, उसको चेयरमैन बोलते हैं। जैसे पार्लियामेंट में देखो, राज्यसभा का जो होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन, जो हेड होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। उसी तरह स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, 6 ये जो हैं, इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना, उसको चेयरमैन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? ये सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 4th टाइम है जब उत्तर प्रदेश में आपका होस्ट कर रहा है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। इससे पहले उसने कब किया था? 61 में, 85 में, ऑफ जनवरी फरवरी 2015 में। ठीक है, तो 61 हो गया, 85 हो गया, 2015 हो गया और फिर सीधा आपका 2026 हो गया। तो फिर इसका मतलब इससे पहले, क्योंकि देखो हर साल होता है ना, तो जो 85th हुआ था ना, 85th कब हुआ था? 2025 में। ये कहाँ हुआ था? तो 85th जो हुआ था 2025 में, ये आपका हुआ था पटना। पटना कहाँ है? बिहार का कैपिटल है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा हमें याद रखना होगा। तो जब हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके साथ साथ कर लेते हैं 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ आप जानते हो, ये पहले क्या थे? ये सारे जो कंट्री थे ना, वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उनके कॉलोनी थे। बाद में ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर इनका एक ग्रुप बन गया है, उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, या कॉमनवेल्थ ऑफ सिंपल बोलते हैं। ठीक है, इनका जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, उसके स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का होता है कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ था। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये देखो मोदी साहब हैं, ये लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, और ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सीपी राधाकृष्णन। तो वो नहीं थे, उनके जगह पे कौन था? हरिवंश थे, जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। इसमें ध्यान ये देना, ये जो कॉन्फ्रेंस होता है CSPOC, CSPOC हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये 2-2 साल पे होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हर 2 ईयर्स पे आपका होस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2026 में हुआ न्यू दिल्ली में, तो फिर 2028 में कहाँ होगा? 2028 में ना, जो 29th कॉन्फ्रेंस होगा, उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब 16 जनवरी को जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ था ना, तो ट्रेडिशन के हिसाब से ओम बिरला ने क्या किया? ओम बिरला ने आपका ये दे दिया, किसको? ये दे दिया सर लिंडसे हॉयल को, जो स्पीकर हैं यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के। इसका मतलब अगला बार जो होगा ना, वो इंग्लैंड वाले करेंगे, यूनाइटेड किंगडम वाले करेंगे। ठीक है, दूसरा, इसको इनॉग्रेट किसने किया? जैसे पिछले बार भी बताया था, इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया था? संविधान सदन में। ये संविधान सदन कहाँ से आ गया? देखो ऐसे याद रखना, पहले पार्लियामेंट था जो अंग्रेज़ों के समय बना था, बाद में फिर एक नया पार्लियामेंट बनाया गया, और अब जो मीटिंग आप देखते हो ना टीवी पे, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई, वो न्यू वाले पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, जो पुराना पार्लियामेंट है ना, उसका नाम करके चेंज करके क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। तो ठीक है, तो वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये क्लियर है आपका? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे फ्रॉम 42 कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड 4 सेमी ऑटोनमस पार्लियामेंट्स। कॉमनवेल्थ में याद रखना, अभी फिलहाल कितने कंट्री मेंबर हैं? 56 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 42 कंट्री जो होते हैं ना, वही लोग इसमें से आए थे। यहाँ तक ठीक है? अब हम लोग कुछ इंडेक्स कर लें, 3-4 इंडेक्स हैं। ठीक है, पहला, भारत सरकार की बहुत बड़ी शिकायत है कि इंडिया से बाहर जो पब्लिश होता है ना रिपोर्ट, जिसमें आप देखते हो वेल्थ इंडेक्स, कोई देखता है हैप्पीनेस इंडेक्स, कोई फ्रीडम इंडेक्स, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरोप है कि जो विदेशी है ना, वो जानबूझकर भारत का रैंकिंग कम रखते हैं। उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया ने खुद अपना एक रैंकिंग स्टार्ट किया है। उस रैंकिंग का नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इसको रिलीज़ किसने किया था?
जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसको रिलीज़ किया था, इस रिपोर्ट को, न्यू दिल्ली में। तो इस इंडेक्स पढ़ने का देखो तरीका क्या होता है, ठीक है। ये देखो पहला एडिशन था, तो इसका मतलब एडिशन भी पूछता है, तो ये फर्स्ट एडिशन हो गया। इसको डेवलप किसने किया है? मेनली तो देखो इसको डेवलप किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम, ये ना एक थिंक टैंक है न्यू दिल्ली में, उसी ने इसको रिलीज़ किया है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम ने इस रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली JNU। और इसमें जो, क्योंकि स्टैट्स है ना इसमें, तो डेटा के मेथोडोलॉजी के लिए उसने हेल्प लिया है IIM मुंबई। IIM मुंबई क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई का हेल्प लिया है उसने। इसमें जो इंडेक्स है ना, इसमें 3 पिलर हैं जिसपे कंट्रीज को रैंक किया गया है। एक है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें गवर्नेंस आ जाता है, और सिटीजन वेलफेयर के लिए स्टेट क्या काम कर रहा है, स्टेट मतलब सरकार क्या काम करती है। दूसरा है इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, यानी इन्वायरमेंट के प्रति कितना ये कॉन्शियस है। और तीसरा है इंटरनेशनल कॉन्डक्ट, यानी कि विश्व में ये अपने आप को किस तरह से करता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं लाठी लेके चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 3 पिलर है इसके इंडेक्स के, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, और तीसरा है आपका इंटरनेशनल कंडक्ट, ठीक है। फिर ना जो पहला आपका एडिशन आया है उसमें टोटल कितने कंट्री को शामिल किया गया है? 154। ये हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, पूछता है, ठीक है। तो टोटल कंट्री कितने थे? 154। टॉप पे कौन था? क्योंकि 5 ऑप्शन वाला अधिकतर एग्जाम, कुछ एग्जाम्स होते हैं 5 ऑप्शन, कुछ एग्जाम होते हैं 4 ऑप्शन, इसलिए सेफ्टी के लिए ना थोड़ा 5 याद कर लो। फर्स्ट रैंक पे कौन है? सिंगापुर। सेकंड पे कौन है? स्विट्जरलैंड। थर्ड पे है डेनमार्क। फोर्थ पे है साइप्रस। और फिफ्थ पे कौन है? स्वीडन। इंडिया का रैंक कहाँ है? इंडिया का रैंक दिया गया है 16th, जबकि देखो USA का है 22nd, चाइना का है 42nd, रशिया का कितना है? 55th। तो जब भी हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, टोटल कंट्री कितना है? 154। टॉप पे कौन था? सिंगापुर। फिर भारत का ढूंढते हैं कहाँ पे है, तो भारत हो गया 16। लेकिन हमेशा याद रखना बॉटम पे कौन है? 154th रैंक पे कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ऐसे पढ़ना होगा इंडेक्स, तो हमारा काम बन जाता है अधिकतर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर दूसरा जो इंडेक्स है ना, वो है आपका 4th नीति आयोग एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2024। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज किया न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स था उसको रिलीज किया गया था 2020 में। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स के नाम से ही पता चलता है कि भारत में कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस वगैरह सब जो है ना वो ठीक ठाक है। नीति आयोग ने क्या किया है, उसने स्टेट्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक स्टेट हो गया लार्ज और दूसरा हो गया स्मॉल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो लार्ज स्टेट में ना इस बार टॉप पे कौन आया है? महाराष्ट्र। उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। फिर है गुजरात, फिर है यूपी, फिर है आंध्र प्रदेश। तो यही 5। तो पहले पे कौन आ गया? महाराष्ट्र। उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। स्मॉल स्टेट्स में ना टॉप पे कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। तो स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में टॉप पे आ गया उत्तराखंड। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और फिर हो गया आपका गोवा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया लार्ज और स्मॉल स्टेट्स की बात। फिर टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट्स कौन कौन है भारत से? भारत से ना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन होता है 30% के आसपास, उससे ज़्यादा वो गुजरात का है। तो भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट कौन है? गुजरात। उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। और उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। फिर टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, भारत से सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो एक्सपोर्ट करता है? वो है आपका जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद है कांचीपुरम, तमिलनाडु। फिर है मुंबई। फिर उसके बाद है पुणे। ये तो याद हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा याद रखना, यहाँ देखो गुजरात सबसे ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? गुजरात से। और डिस्ट्रिक्ट में भी देखो जामनगर। इसका एक कारण है, कारण जो है ना वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दुनिया का सिंगल
यूनिट, यानी एक ही जगह पे जो सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है ना, ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स सिंगल ठीक है, वो है आपका रिलायंस का सेटअप किया हुआ है जामनगर गुजरात में। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिफाइनरी है एट अ सिंगल प्लेस। रिलायंस अधिकतर क्या करता है, अधिकतर ना वो पेट्रोल डीजल वगैरह एक्सपोर्ट करता है। और हमेशा याद रखना भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, ठीक है। और वो जो रशियन क्रूड ऑयल लेके जो यूएस हंगामा मचाया हुआ है, यही सब है। भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। अब क्योंकि उसकी फैक्ट्री सेटअप है जामनगर में और मैसिव एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट में हमेशा टॉप पे कौन रहता है, जामनगर, प्लस गुजरात में है वो। और ये भी याद रखना सूरत वगैरह जो है ना, वो डायमंड हब है पूरे वर्ल्ड का। वर्ल्ड का 90% से ज़्यादा जो रफ डायमंड है ना, उसका कटिंग पॉलिशिंग जो होता है ना, वो गुजरात के सूरत टाउन में होता है। तो डायमंड भी एक याद रखना, डायमंड कहाँ है, सूरत। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फैक्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है जामनगर, इसके कारण गुजरात और जामनगर आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा है। हम लोग इंडेक्स में ही रहते हैं। एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, थर्ड एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। इसको रिलीज किसने किया है, डिजिटल शायर एंड एसोसिएट्स, ये कंपनी है, बेस्ड है कहाँ पे, हांगकांग में। इसने निकाला है थर्ड एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। इसमें टोटल कंट्री कितने रैंक किए गए हैं, 11। और टॉप पे नो डाउट कौन सी कंट्री है, भारत। एशिया क्या, पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कोई जवाब नहीं है। तो टॉप पे कौन है आपका, चाइना। सेकंड पे कौन है, मलेशिया। थर्ड पे आपका है वियतनाम। फोर्थ पे आपका सिंगापुर। और फिफ्थ पे कौन है, साउथ कोरिया। तो भारत का रैंक कहाँ पे है, 6th है भारत। 2024 का जो आया था ना, उसमें भी भारत का रैंक कितना था, सॉरी 2025 लास्ट ईयर जो आपका जो आया था डेटा, उसमें भी भारत को 6th रैंक पे ही रखा गया था। इस बार भी उसका रैंक कितना है, 6th। टोटल कंट्री कितने रैंक किए गए थे, 11। तो फिर 11वां कंट्री कौन था, 11वां कंट्री जो है ना, वो कौन है, बांग्लादेश। इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी आपने सुना ही होगा, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026, उसको अभी रिलीज़ किया गया था। और इंडिया का रैंक कितना हो गया है, 80th हो गया है। ये देखो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली क्या है। हेनली जो कंपनी है ना, एक ट्रैवल एंड टूर की कंपनी है। ये बेसिकली बेस्ड इन लंदन है। ये ना कंट्री को रैंक करता है पासपोर्ट का। पासपोर्ट का रैंक करने का अधिकार क्या है, इसमें यह देखा जाता है, अगर किसी देश का एक सिटीजन है, जब वो दूसरे देश जाता है, तो क्या उस देश में वीज़ा उसको, उसके लिए वीज़ा कंपलसरी है या नहीं। मीन्स अगर इंडियन है, वो जाना चाहता है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स, तो क्या यूएस वाला कहता है कि जो भी भारतीय यूएस में आएगा उसको पहले यूएस का वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। अगर कम से कम कंट्री कहता है कि नहीं, आप बगैर वीज़ा के मेरे देश में आ सकते हो, वो कंट्री टॉप पे होगा, ठीक है। यानी कि वहाँ का पासपोर्ट सबसे पावरफुल माना जाएगा। जिस कंट्री में सबसे कम वीज़ा फ्री ट्रैवल का प्रोविजंस होगा ना, उस कंट्री को सबसे, उसके कंट्री के पासपोर्ट को सबसे वीक माना जाएगा, ठीक है। शायद वीज़ा आप जानते हो, वीज़ा बेसिकली एक परमिट होता है, जैसे पासपोर्ट है। पासपोर्ट तो आपको आपका गवर्नमेंट देगा, वो ये बताता है कि आप इस देश के सिटीजन हो, ठीक है। फिर वीज़ा क्या होता है, जिस कंट्री को आप विज़िट करना चाहते हो वो आपको वीज़ा देगा। इसमें वो आपको ऑथराइज़ करता है कि आप हमारे कंट्री में आ सकते हो, इतने इतने दिन रह सकते हो, और फिर इस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वीज़ा जो है वो फॉरेन कंट्री जो होता है ना, वो दूसरे देश के नागरिक को देता है, ठीक है। पासपोर्ट तो हर कंट्री अपने सिटीजन को इशू करता है फॉर ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्री। यहाँ तक ठीक है, यही होता है डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा। तो अब देखो, एग्ज़ाम के हिसाब से कर लें, ठीक है। जैसे इंडेक्स वगैरह होता है ना, जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट वगैरह होता है, तो बहुत बार क्या करेगा ना, कितने का इम्प्रूवमेंट हुआ, पिछले इंडेक्स में हमारा पोजीशन क्या था। तो जो 2025 का जो आपका रिपोर्ट आया था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक था 85th। 26 में कितना हो गया, 80th। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट कितने का हुआ है,
5 का हुआ है। इस तरह से भी देखो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसा याद रखना जरूरी रहता है कि पिछले साल कितना था और अभी कितना है, तो ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा कितना हमने इम्प्रूव किया। 5 इम्प्रूव किया। अभी इंडिया जो है ना वो रैंक शेयर करता है किसके साथ, अल्जीरिया और निजेर के साथ, दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं। आज के डेट में इंडियंस 55 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, या फिर वहाँ पे जाएंगे तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया जाएगा। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 है, इसमें 199 कंट्रीज को रैंक किया गया है। टॉप पे कौन है, टॉप पे इस बार भी कितना है, सिंगापुर। यानी कि जो सिंगापुर का सिटीजन है ना वो 192 कंट्रीज बगैर वीज़ा के जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमेशा की तरह इस बार भी है सिंगापुर। सेकंड पे आपका है जापान, साउथ कोरिया। थर्ड पे है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। लास्ट यानी कि 101 पे कौन है, वो है अफगानिस्तान। तो बॉटम पे इस बार भी कौन है, अफगानिस्तान। क्योंकि आप जानते हो अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट है। पहले भी वहाँ पे क्या होता था, सिविल वॉर है। अफगानिस्तान टेररिज्म का हब भी हुआ करता था, इसलिए बहुत सारे लोग चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारे देश में ना आए। वीज़ा के रिक्वायरमेंट हमेशा लगाते थे अफगानिस्तान पे, ये तो याद रहेगा। बॉटम पे कौन है, अफगानिस्तान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसने अपना निकाला है 21st ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होता है ना, इसको कौन रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ करता है WEF। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और पहली बार इसको कब रिलीज़ किया गया था, 2006 में। इसका मतलब ये हर साल एनुअली रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, ये काम का चीज़ याद रखिएगा, इसको हर साल रिलीज़ किया गया है। तो 2006 में जब पहला आपका ये रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज़ हुआ था, तो 2026 में ये कौन सा एडिशन हो गया, 21st हो गया। इसमें क्या होता है कि जो लगभग 1300, ये खुद कहता है, जो एक्सपर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, उनसे ना ग्लोबल सिनारियो के बारे में पूछा जाता है। उनको कहा जाता है ना कि इमीडिएट टर्म मतलब हो गया 2026, मीडियम टर्म यानी कि 2 साल 26 से 28, और लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का यानी कि 2036 का। आपको वर्ल्ड सिचुएशन में रिस्क का लेवल कितना लगता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर ये रिपोर्ट आपका तैयार किया जाता है। इसीलिए देखो इसको ना, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे है। ठीक है, लोगों का परसेप्शन क्या है, परसेप्शन किसका लेते हैं, 1300 एक्सपर्ट्स का लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके अलावा कौन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडेक्स भी है ना वो, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी निकालता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी है ना, रिपोर्ट भी वो निकालता है। हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ही रहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका एनुअल मीटिंग होता है दावोस का है, स्विट्जरलैंड में। ये जो 2026 का जो एनुअल मीटिंग है ना, ये हो रहा है फ्रॉम 19 to 23 ऑफ जनवरी। ठीक है, इसमें इंडिया के 5 CM अटेंड कर रहे हैं। तो ये CM कौन कौन, महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, असम के हैं ठीक है हिमंत बिस्वा शर्मा, आंध्र प्रदेश के हैं एन चंद्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश के हैं आपके मोहन यादव, और झारखंड के हैं हेमंत सोरेन। यानी कि 5 CM जो हैं इंडिया के, वो गए हैं आपके दावोस के मीटिंग में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, के राम मोहन नायडू। ये देखो है क्या, WEF। और क्यों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें से बहुत चीज़ पूछा भी जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, वो बेसिकली आपका एक थिंक टैंक है। ठीक है, इसको सेटअप किसने किया था, इसको सेटअप किया गया था 1971 में। इसका नाम रखा गया था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, और उसको सेटअप किसने किया था, क्लॉस श्वाब। ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, बैंक करते बेसिकली, इन्होंने इसको सेटअप किया था। इनका मेन मकसद क्या था, यूरोप के वर्ल्ड के जो टॉप फाइनेंशियल थिंक टैंक है ना, या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठे बात करें वर्ल्ड के इकोनॉमी के बारे में। बाद में क्या हुआ, 1987 में
इसका नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमेशा याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो आपका जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन ये जो एनुअल मीटिंग करवाता है वो दावोस में होता है, वो भी कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। अब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बॉडी के रूप में उभर कर आया है। ठीक है। आज इसकी जब एनुअल मीटिंग होती है ना तो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में देखो इस बार, आज जैसे ये वीडियो बन रहा था ना उससे जस्ट पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन उन्होंने संबोधित किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। कल जो होगा वो डोनाल्ड ट्रंप इसको करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं यूरोप के। पहले इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर इसमें जाया करते थे। कारण क्या था, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना इसमें वर्ल्ड लीडर्स, बिजनेस जैसे बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसके लीडर्स आपके आते थे। इसका मतलब जो कंट्री अपने आप में चाहता है कि इन कंपनीज में कंपनी उसके देश में आए इन्वेस्टमेंट करे, इससे अच्छा मौका क्या होगा। तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जहाँ जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने जाना यहाँ पे बंद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर के जगह पे ना स्टेट के सीएम्स को भेजा जाता है, उनको कहा जाता है आप जाओ और वहाँ पे अपना स्टेट को प्रेजेंट करो ताकि फॉरेनर्स आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑर्गेनाइज किया था। ये देखो बहुत ही पेट है, इसमें एकदम एज सिंपल एज दिस ये पूछ लेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी। क्लॉस श्वाब, वो जर्मन थे, इकोनॉमिस्ट थे आपके। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एनुअल मीटिंग कहाँ होती है, दावोस। और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो फिर इस बार 5 सीएम कौन कौन कहते हैं वो आपने कवर कर लिया है। ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से थोड़ा सा ना जितने फॉरेन वाले थे जो हमारे काम का था ना, जैसे बीच में गैप हो गया था 13 से जनवरी ऑनवर्ड्स, जो फॉरेन इवेंट्स हैं उसको फटाफट इसमें हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है। वीडियो बहुत लंबा भी ना हो ताकि ओवरबर्डन ना हो जाए, फटाफट कर लें। इंडिया जापान ने लॉन्च किया है एआई डायलॉग। एआई डायलॉग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग। जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं तोशिमित्सु मोतेगी, वो भारत आए थे। ठीक है। भारत आने का इन मकसद ये था ना कि जो 18th इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक डायलॉग था वो दिल्ली में हुआ था। इसको चेयर किसने किया था, जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोतेगी ने। और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, वो कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। तो उन्होंने इसको चेयर किया था। फिर उन्होंने ये भी डिसाइड किया 2027 में इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 75 ईयर्स हो जाएंगे, उसका भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। क्वेश्चन का फ्रेम कैसे किया जाएगा, तोशिमित्सु मोतेगी जो भारत आए थे वो कौन है, जापान के फॉरेन मिनिस्टर। सेकंड, इंडिया अपने किस कंट्री के साथ जनवरी के मंथ में एआई डायलॉग लॉन्च किया है। एआई डायलॉग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग लॉन्च किया है। उस देश का नाम क्या है, जापान। आप जानते हो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, है ना। और इसकी करेंसी क्या है, येन। और ये भी थोड़ा ध्यान रखना, भारत क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, तो उसने किसको पीछे छोड़ा है, जापान को। क्योंकि पहले कौन था टॉप वर्ल्ड का इकॉनमी था, यूएस, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे कौन है, जर्मनी, फोर्थ पे जापान और फिफ्थ पे इंडिया हुआ करता था। इंडिया ने ऑफिशियली घोषित कर दिया है कि उसने जापान को ओवरटेक कर लिया है और वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। आईएमएफ ने अभी नहीं किया है, आईएमएफ का जो रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा हमें। ये भी आप याद रखिएगा जापान में। फिर पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रादोस्लाव सिरोस्की, ये भारत आए थे। बहुत सारा कंट्रोवर्शियल हुआ था तो हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यही याद रखेंगे। आप सिर्फ यही याद रखना रादोस्लाव सिरोस्की जो भारत आए थे वो कौन थे। ये पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। ये 2 जगह गए थे। पहले गए जयपुर, क्यों, वहाँ पार्टिसिपेट किया उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। उसके बाद वहाँ से ना वो सीधा आए दिल्ली। दिल्ली में किससे मिले, डॉक्टर एस जयशंकर से। ठीक है। सेकंड ये याद रखना, ये इतना ही याद रखना, कंट्रोवर्सी पे हम नहीं जाएंगे। थोड़ा ये ध्यान रखना, पोलैंड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ये सेंट्रल यूरोप में है। पोलैंड जो कैपिटल है ना वो है आपका वार्सो।
और याद रखना पोलैंड जो है ना ये मेंबर है किसका, यूरोपियन यूनियन का। रशिया का बहुत विरोध करता है ये, ठीक है, जाने दो। ये याद रख लेना, नाम याद रखना, राडिस्लाव सिकोर्स्की, ठीक है। फिर ब्रिक्स, इंडिया 2026 का लोगो और थीम लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स, ब्रिक्स जानते हो, ब्रिक्स जो टर्म है ना इसको कॉइन किया था जिम ओ नील ने, जिम ओ नील, है ना। जिम अलग है, ओ अलग है, नील अलग है। ये ना ब्रिटेन के हैं, ये चीफ इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स के। गोल्डमैन सैक्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसने कहा था भविष्य में कौन कौन सी इकोनॉमी ग्रो करेगी। उन्होंने नाम लिया था, बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई का मतलब हो गया इंडिया, और सी का नाम था चाइना। तभी ना एस नहीं था, उन्होंने कहा था ब्रिक। उन्होंने कहा था भविष्य में ये चार कंपनी जो देश है ना ये बहुत तेजी से आपका ग्रो करेगा। इन्होंने नाम कॉइन किया था ब्रिक, एस नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिक एक पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया। बाद में इसको साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, आज इसको हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें और भी देश है, टोटल 11 कंट्री हो गए हैं, ठीक है। आप जानते हो ब्रिक्स का मीटिंग भी होता है, एनुअल मीटिंग होता है। जो 17th समिट मीटिंग हुआ था ना, 17वां, वो होस्ट किया था ब्राज़ील ने, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी गए थे। तो जब ब्राज़ील में हुआ उसके बाद ब्राज़ील ने ये दे दिया चेयरमैनशिप क्या किसको, इंडिया को, क्योंकि ना हर साल ये रोटेट होता है। तो 2026 में ना इसका चेयरमैनशिप आ गया है इंडिया के पास। तो इसका मतलब 18वां जो ब्रिक्स समिट मीटिंग होगा जिसमें ब्रिक्स के टॉप लीडर आपके भारत आएंगे, ठीक है, वो करेगा। तो इसमें ट्रेडिशन यही होता है कि जिस कंट्री के पास ये चला जाता है ना चेयरमैनशिप, वो कंट्री एक अलग सा ना वेबसाइट लॉन्च करता है, उसका नाम होता है ब्रिक्स इंडिया 2026। एक सेरेमनी हुआ था जिसमें ब्रिक्स का इंडिया 2026 जो होस्ट करेगा ना भारत, उसका लोगो और थीम लॉन्च किया गया। ये देखो जो लोगो है ये आपको मिलेगा एक लोटस की तरह है, कमल के फूल की तरह है। और इसमें देखो जो रंग है ना, कलर्स हैं, वो कहते हैं जो ब्रिक्स के 11 कंट्री मेंबर्स हैं ना उनके कलर्स को इसमें डाला गया है। और बीच में ये क्या है, नमस्ते, नमस्ते का साइन है, ठीक है, ये इसका है। हम लोग एग्जाम के हिसाब से देखो क्या याद करेंगे। पहला इसका थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये तो देखो आप जब तक नहीं होगा ना तब तक ये हमारे काम का रहेगा। फिर लोगो वगैरह तो आपका हो ही गया, ये हो जाएगा थीम, लोगो हो गया। इससे पहले भारत ने ब्रिक्स का समिट मीटिंग कब होस्ट किया था, इससे पहले किया था 2021 में, 2012 में, 2016 में, और फोर्थ जो टाइम इंडिया करेगा वो कब करेगा, 2026 में करेगा। फिर ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं, 11, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। ये मेंबर हैं किसके, ब्रिक्स के मेंबर हैं, ठीक है। हम लोग ब्रिक्स में ही रहते हैं। एक कंट्रोवर्सी हुआ था, साउथ अफ्रीका ने एक नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ साइमन टाउन, साउथ अफ्रीका में। इसका नाम उसने कर दिया ब्रिक्स प्लस मेंबर्स नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। और देखो इसने बुलाया था किसको किसको, रशिया, ईरान, यूएई, चाइना, ठीक है, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ऑब्जर्वर के रूप में कौन थे, ब्राज़ील, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसमें देखो मेन जो गायब है ना वो कौन है, इंडिया। इंडिया इसमें नहीं गया था, कारण क्या था, एक कारण तो ये भी था कि ब्रिक्स जो है ना उसको इंडिया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं देखता, ठीक है, मतलब एक सिक्योरिटी के रूप में नहीं देखता, क्योंकि यूएस इसके बहुत खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स
डॉलर की जो वर्ल्ड में बादशाहत है ना उसको ख़त्म करने के लिए तुला हुआ है, इसलिए वो टारगेट कर रहा है ब्रिक्स को। साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, और जब ये एक्सरसाइज किया जा रहा था उस समय डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हम ईरान पे अटैक कर देंगे, और देखो इसमें ईरान को भी बुलाया गया। इंडिया ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था, ठीक है, उसने डिक्लाइन कर दिया था इनविटेशन, इसीलिए बहुत सारा हो हंगामा मचा हुआ था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, भारत इसमें नहीं गया था। ये जो एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज का कोड नेम क्या है, विल फॉर पीस 2026। इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं। एक छोटा सा आईएमएफ का रिपोर्ट आया था। आईएमएफ जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट का नाम है, याद रखना। साल में ना इसको 2 बार रिलीज किया जाता है, 2 टाइम्स, है ना, और फिर बीच बीच में ना अपडेट्स देता रहता है। इसने जो अपना रिपोर्ट निकाला था उसमें फिर इसने निकाला है अपडेट टू द 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो सिंपल सा एग्जाम के लिए याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है साल में 2 बार आपका रिलीज होता है, और बीच बीच में अपडेट्स आता रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ध्यान ये रखना है, क्योंकि देखो बजट आ रहा है, बहुत सारा न्यूज़ इस तरह का आना शुरू हो जाएगा। आईएमएफ कहता है अभी भी इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी होगा, वो सब लोग जानते हैं। आईएमएफ कहता है 2025-26 में इंडिया का ग्रोथ रेट होगा 7.3%, जबकि इससे पहले उसने कहा था कितना, 6.6। एनएसओ का जो फर्स्ट क्वार्टर जो डेटा आया है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, उसमें कहा गया है कि इंडियन इकॉनमी इज लाइकली टू ग्रो बाय 7.4%। उसके बाद आईएमएफ ने उसको बढ़ा के कर दिया 7.3%। आईएमएफ कहता है 2026-27 में और 27-28 में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 6.4%। वर्ल्ड इकॉनमी की अगर वो बात करें तो कहता है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा 2025 में वो 3.3%, और 2026 में भी ये कितना रहेगा, 3.3%। इसमें इतना ही अभी ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स का कुछ कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी नहीं बनना चाहता है। ठीक है, 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका जो फर्स्ट लेग है ना वो स्टार्ट हो गया कहाँ पे, लेह कैपिटल है किसका, लद्दाख का। ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है, उसका मैस्कॉट है, ये एक स्नो लेपर्ड है, ठीक है, उसी को बना दिया गया। ये जो मैस्कॉट है, जो स्नो लेपर्ड है, इसका नाम है शान, ये नाम उसको दिया गया है। हमेशा याद रखना, ये बेसिकली क्या है, स्नो लेपर्ड है। जो 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसको जॉइंटली होस्ट किया गया है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। देखो इसमें क्या था, जो पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स था ना, ये 2000 में हुआ था और गुलमर्ग कश्मीर में ही होता था। उस समय क्या था, ये सिर्फ कश्मीर में ही, गुलमर्ग में ही होता था। जो 4th एडिशन था ना 2024 का, उसमें पहली बार गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने जो विंटर गेम्स थे ना, लेह में भी और गुलमर्ग दोनों जगह आयोजित करने का फैसला किया। लेह को दे दिया गया स्नो इवेंट्स, सॉरी आइस वाला जो भी इवेंट्स होगा ना वो आपका लेह में होगा, और स्नो वाले इवेंट्स जो भी होंगे ना वो गुलमर्ग में होंगे। इसका मतलब 4th 5th और ये छठा हो गया, लेह और गुलमर्ग दोनों इसको को होस्ट कर रहे हैं। लेह वाला जो होगा इसमें आइस में होगा आइस हॉकी और आइस स्कीइंग, ये 2 इवेंट आपका लेह में होगा। फिर उसके बाद देखिएगा जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब ये गुलमर्ग चले जाएंगे और वहाँ पे स्नो इवेंट्स होंगे। स्नो इवेंट्स में क्या होगा, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग एंड स्नोबोर्डिंग वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब मेडल्स का आएगा तो मेडल्स कर दिया जाएगा। आइस पे ही रहते हैं और लद्दाख में ही रहते हैं। एक बहुत एक लाइन का न्यूज़ है, 5th LG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था, बेमाथांग आइस हॉकी ग्राउंड, करगिल, लद्दाख में। कौन जीता, आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या होता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसने फाइनल में हरा दिया किसको, लद्दाख स्काउट्स की टीम को। लद्दाख स्काउट्स की टीम जो है ना वो इंडियन आर्मी की टीम है। तो आईटीबीपी ने लद्दाख स्काउट्स को हरा के जीत गया 5th LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। फिर साइना नेहवाल, ये है ना
ये रिटायर हो गई फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। अगर हम लोग विमेंस बैडमिंटन की बात करें तो इंटरनेशनली विमेंस बैडमिंटन में भारतीय विमेंस को पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल। ये हिसार हरियाणा की बॉर्न है, ठीक है। और इनका ना नी का प्रॉब्लम था, 2 साल से बहुत परेशान थी। फाइनली इन्होंने कहा कि हेल्थ कंडीशन के कारण अब हम बैडमिंटन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2008 में ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनी थी गर्ल्स की। 2012 में ये भारत की पहली खिलाड़ी बनी, बैडमिंटन खिलाड़ी, जिसने ओलंपिक्स में एक मेडल जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2015 में ये पहली इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर थी जिनको वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग दिया गया था। और 2010 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये इनको दिया गया था। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया ना। ये साइना नेहवाल है, ज़रूर पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यही पूछेगा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या है? बैडमिंटन से। आज के वीडियो में देखिए ये आपके सारे न्यूज़ थे, ठीक है, क्योंकि कुछ करंट के तो थे, करंट का मतलब 1920 का तो था ही था, कुछ पीछे के भी न्यूज़ थे और भी बहुत सारे भी न्यूज़ बचे हुए हैं, तो उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में ना कंबाइन करके दे दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। इसमें आप देखोगे बैंकिंग और फाइनेंस के मैंने न्यूज़ डाले नहीं हैं, उसमें 2-3 न्यूज़ है, वो एक छोटा छोटा ना 10-10 मिनट का वीडियो होगा, वो बना के डाल देंगे, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, इसको लाइक करो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।